अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आज मैं आपका होस्ट आरजे तुराब अली कैपिटल इंसाइट के साथ आया हूँ। और आज आप जैसे मैं आपको थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देता जाऊँ। कैपिटल इंसाइट बेसिकली हमारा एक सेगमेंट है वॉइस ऑफ कैपिटल की तरफ से, हमारे एफएम की तरफ से, जो सोसाइटी में ज़्यादा जो मोरल इश्यूज़ हैं, हमारे सोसाइटल इश्यूज़ हैं, इसके अलावा हमारी जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, उस पे बेसिकली एम्फेसिस देने के लिए हमने ये क्रिएट किया है। बेसिकली वी आर प्रमोटिंग द ग्रेटर गुड इन सोसाइटी। बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ के ऊपर। उसके क्या कॉमन डायग्नोसिस हैं और उसकी पॉसिबल क्या ट्रीटमेंट्स हैं। बिफोर आई फॉर्मली स्टार्ट द शो, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय को-होस्ट शफक बाबर। Shafak, kindly give you the introduction of yourself. Thank you so much, Turab. Okay, ji, my name is Shafak Babar, and I'm working as an FM manager at Capital University of Science and Technology, Islamabad. So, over to you, Turab. मैं ये चाहती हूँ कि आप जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है उस पर डायरेक्टली आएँ, देन हमारे जो रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जी ज़रूर। एज यू नो, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ इज़ एक्चुअली अ मेजर इशू इन आवर सोसाइटी, इन आवर जनरेशन ओवरऑल। आप लोगों को जैसे पता है कि आजकल हर कोई दूसरा तीसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार होता है। किसी न किसी एंजाइटी होती है, कोई ना कोई सुसाइडल हुआ होता है, किसी ने अपने आप को किसी ना किसी सिनेरियो में सेल्फ हर्ट किया हुआ है। आप अपने दोस्तों में देख लें, अपने फैमिली में देख लें, अपने किसी मोहल्ले में देख लें, कोई ना कोई ऐसा केस हमें सुनने को ज़रूर मिलता है, जो एक बड़े परेशानी की बात है। आप कभी इसमें गौर व फ़िक्र करें कि वेयर आर वी एक्चुअली हेडिंग with this, that this is a very common thing in our society which is very derailing. So with that, I would move to my first question. Before I move to my question, I would like to introduce our guest, who is Ma'am Mariam Khan. She is a lecturer in Capital University of Science and Technology. Ma'am, welcome you to the show. Thank you so much, Turab. Assalamu alaikum, everyone. And I would like to thank first to Turab and Shafak both for having me here, particularly in this great attempt of yours for social service. एंड मैम, इसके साथ ही आई वुड लाइक टू आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं इस पर बात करता जाऊंगा, फिर आप इसमें प्लीज़ डिस्कस करें। मैम, व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन हम कहते हैं इट्स अ फीलिंग ऑफ वी आर फीलिंग लो, इट्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग हैविंग नो एनर्जी, you are paralyzed, you don't feel like doing anything, you are low always, happiness does not exist. तो ज़रा मैम इस पे ज़रा बात करें कि व्हाट इज़ एक्चुअली डिप्रेशन, ये है क्या चीज़ और ये क्यों पाई जा रही है हमारे अंदर? Turab, ek to pehle to I would really appreciate for this particular and timely effort. It is high hour we need to talk about this particular issue, particularly again for depression. Again, जो हमारी social practice चल रही है, social isolation की practice चल रही है. So in this particular time, I guess we need to discuss these things. So this is again a great effort from you people. आई वुड डेफिनेटली ऐड वहीं से जहाँ पे आपने बात की कि आपका डाउन होना एंड ऑल दैट, इट्स मोर ऑफ जब भी हम मेंटल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो द टू टिपिकल क्राइटेरियाज जिन्हें हमें डिस्कस करने की जरूरत है इज एक्चुअली द टाइम ड्यूरेशन, जिसमें आप एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड सेकेंडली the disturbance of and dysfunctioning, actually जो आपकी overall functioning है वो disturb हो जाना is actually the criteria जिसके basis पे आप डिप्रेशन को या किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोज कर सकते हैं. अब अगर स्पेसिफिकली सिम्टम्स की बात करूं तो जैसे आपने डिस्कस किया कि डाउन मूड, सैडनेस, आपके यहाँ आपकी जैसे मैंने ओवरऑल फंक्शनिंग कही तो इट्स लाइक आपकी पर्सनल डोमेन, लाइक आपकी ईटिंग प्रैक्टिसेस, आपकी स्लीपिंग प्रैक्टिसेस डिस्टर्ब हो जाना. इसके अलावा आपका वो रेगुलर एक्टिविटीज जिन्हें आप इंजॉय करते थे उनसे इंटरेस्ट खत्म हो जाना, उनकी वो इंजॉयमेंट खत्म हो जाना would be the sort of symptoms जिनकी बेसिस पे आप आमतौर पे डायग्नोसिस देते हैं. अगेन 2 वीक्स का ड्यूरेशन देखना जरूरी है कि आप 2 हफ्तों तक ऐसी फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं. और जो सेकेंड पार्ट है दैट इज मोर ऑफ द कॉज, क्यों पाया जा रहा है. सो दैट इज अगेन मैं इसको मेरी कोशिश होगी टू समराइज दी एक्चुअली कॉजेज इन अ फ्यू कैटेगरीज. अगर मैं वैसे जनरली कर लूँ तो कुड बी 3, लाइक द बायोलॉजिकल वन जिसमें आप
देख सकते हैं कि केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है किसी टाइप का, न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस हो सकता है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन बेयर कर सकते हैं। उसी के साथ बायोलॉजिकल में ही जेनेटिक्स का बड़ा रोल है। इट एक्चुअली और सर्टनली हमारे पास रिसर्च एविडेंसेस हैं रन्स इन फैमिली, बिकॉज वो पैटर्न्स जो कि पेरेंट्स से आप लर्न कर लेते हैं। And then we do have the second category would be of your personality type. Personality would be like, it could be कि कुछ लोग बहुत sensitive होते हैं, so जो थोड़ा सा भी stressor है या emotional प्रॉब्लम या इश्यूज हैं उन्हें वो बेयर नहीं कर पाते ज़्यादा जल्दी, दे आर मोर प्रोन टू एक्चुअली दीज डिप्रेसिव सिम्टम्स एंड मेंटल इश्यूज। इसी तरह अगर आपकी सेल्फ एस्टीम लो है या कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो दीज ऑल आर द पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स, द टिपिकल ट्रेट्स जिनकी वजह से आप ज्यादा इंक्लाइंड हो सकते हैं। एंड थर्डली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इट कुड इंक्लूड योर फाइनेंशियल कंसर्न्स, योर childhood experiences, कोई trauma, कोई marital discourse, familial issues चल रहे हैं, कोई problems चल रही हैं, ऐसा कोई भी issue हो सकता है, कोई sexual abuse, physical assault वगैरह, कोई external factor could be the cause. थैंक यू सो मच मैम, आपने इसमें हमें थोड़ा बता दिया कि बेसिकली व्हाट इज बेसिकली डिप्रेशन। तो मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन गोज ऑन के आफ्टर वीव नोन द डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन, हाउ डू वी नो इफ समवन इज डिप्रेस्ड? हमें कोई नजर आ रहा है कि उसके हालात ठीक नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल रूटीन में नहीं है, ही इज नॉट बिहेविंग नॉर्मली, ही इज नॉट, यू जस्ट फील इन योर गट समथिंग्स रॉन्ग। तो आप बताएं कि हाउ कैन वी एक्चुअली टेल कि बंदे को डिप्रेशन है या बस इट्स जस्ट अ मूड ऑफ? So now again, it's like we do have a few domains, a few dimensions जिनके अकॉर्डिंग हम इस पे बात कर सकते हैं। It could be like आपकी feelings का disrupt होना, disrupted feelings, like emotional disturbance आप experience कर रहे हैं, जो कि आपकी sadness की वजह से, mood down होने की वजह से आपको दिख सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके अलावा it could be आपके जो behaviors disrupt हो गए हैं, like the behavior disturb होना in a way, आपकी जो यूजुअल एक्टिविटीज थी वो चेंज हो गई हैं, आपका जो रेगुलर एक टेम्परामेंट, एक टाइप लोगों को नजर आती थी, फॉर इंस्टेंस बहुत टॉकेटिव थे और अब वैसे नहीं रहे, या बहुत क्वाइट थे और बहुत एक्साइटेड या अप हाई मूड आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसी तरह आपके पास बहुत सारी ऐसी, लाइक आप नॉर्मली वो चीज़ अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे बट अब नहीं कर पा रहे। फिजिकल कंप्लेंट्स बहुत अक्सर लोग करना शुरू कर देते हैं, फिजिकल एलिमेंट्स की, फिजिकल इश्यूज की। दैट कुड बी द थिंग जिसको नोटिस करना और जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। उसके अलावा इट कुड बी कि जैसे मैंने कहा, आपकी स्लीप एंड डाइट पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत खाने लग जाना, कम खाने लग जाना, वेट इंक्रीज और वेट लॉस, इसी तरह बहुत सोना, ना सोना, इंसोम्निया एंड हाइपरसोम्निया, दीज थिंग्स कुड बी द साइंस जिनसे आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब आप डिस्टिंक्शन की बात करते हो ना, सिंपल मूड ऑफ होने एंड डिप्रेशन की, तो अगेन जैसे मैंने कहा कि देयर इज अ क्राइटेरिया कि आपने 2 वीक्स तक कॉन्स्टेंटली, रिपीटेडली वो पैटर्न और वो सिम्टम्स जो हमने अभी डिस्कस किए उन्हें एक्सपीरियंस किया है, और इवन यू ट्राई टू कम आउट ऑफ इट और आप नहीं कर पा रहे। जब सिंपल मूड डाउन होना या लो फील करना इज लाइक जनरल, इट ऑफन हैपेंस, और वो बड़ा नॉर्मल है, कोई भी 24/7 खुश या बहुत एक्साइटेड नहीं रह सकता। सो ये थोड़ी सी डिस्टिंक्शन कुड बी। एंड अगेन जो फीलिंग्स ऑफ जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या नेगेटिव एट्रीब्यूशन टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ है, जो आपकी थॉट पैटर्न्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। थर्ड डोमेन जो आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर एंड आपकी थॉट्स में जो आपकी नेगेटिविटी आ रही होती है, दैट इज मोर ऑफ जो आपको ग्रीफ से या मूड डाउन से थोड़ा सा डिफरेंट चीज दे रही है। ये चीज मोस्ट ऑफ द डिप्रेशन है, दैट इज जो नॉर्मली या मूड ऑफ होने में या सिर्फ ग्रीफ की सिचुएशन में, खुदा ना खास्ता किसी की डेथ या कोई ऐसा तो बिरेवमेंट या ग्रीफ का कोई टाइम पीरियड चल रहा है, तो उसमें ये जो पर्सनल गिल्ट या जो आपका डाउन होना या सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देना, वो कंपैरेटिवली कम होता है। डिप्रेशन में आप जरा इस पे चले जाते हैं कि आपकी नेगेटिव एट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सेल्फ एंड टुवर्ड्स सराउंडिंग जरा ज्यादा हो जाती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने काफ़ी अच्छे से ब्रीफ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगी
कि if when someone is suffering from depression or anxiety, how can we help them? किस तरह से हम उसको इस डिप्रेशन से निकाल सकते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको इनकरेज करने के साथ साथ कौन से ऐसे मेन की पॉइंट्स है जिस पे हमें फोकस करना होगा? काइंडली इस पे आप कुछ अपने ख्यालात के साथ कीजिएगा। थैंक यू शफक, बड़े मजे का सवाल किया तुमने। लाइक द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक जो एलिमेंट मैं हमेशा मेंशन भी कर रही होती है, आई बिलीव वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड एज द एक्सेप्टेंस एंड रियलाइजेशन। एक्चुअली हम खुद भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते और उस इंडिविजुअल को भी नहीं करने दे रहे होते, जिसकी वजह से वो डिनायल एंड आप उस चीज को होल्ड ऑन कर करके उसको मजीद कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। The point is you need to understand that it's quite normal and you need to make him or her realize that it's quite normal, because अगर ऐसे कोई typical circumstances जैसे हमने डिस्कस की कि it could be कि आपके जो external circumstances हैं जिनकी वजह से आप ये इशू बेयर कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन असल में आपको इन प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा रही हैं, तो आपने उस बंदे को ये रियलाइज करवाना है कि उसका कोई खुदा ना खास्ता कसूर नहीं है। इट्स नॉट अ क्राइम और फॉल्ट जिसे छुपाया जाए, इट्स क्वाइट नॉर्मल। अगर कोई और भी इसकी सिचुएशन में होता तो प्रॉब्ली वो भी इस प्रॉब्लम में चला जाता। एंड इससे एक मजे की बात ये होगी कि व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग दिस पर्टिकुलर रियलिटी, सो यू वुड डेफिनेटली वर्क आउट टू रिजॉल्व एंड टू मूव फॉर बेटरमेंट। और उसके लिए जो कुछ स्ट्रैटेजीज जो नॉर्मली अभी आई यूज टू प्रैक्टिस एंड इवन रिकमेंड टू पीपल कि यार आपके पास बड़ी ऑथेंटिक रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यू नीड टू सर्च इट आउट। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में भी बड़े अच्छे तरीके से नॉर्मल कॉमन बीइंग्स के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यू कैन गेट असिस्टेंस फ्रॉम दैट। उसके अलावा कुछ प्रोफेशनल बीइंग्स को अप्रोच किया जा सकता है टू हेल्प दैट पर्सन आउट। उसको सपोर्ट देते हुए आप इस मसले का हल निकाल सकते हैं। अगेन, अगर हम रियलाइज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम वो इंडिविजुअल भी इसकी तरफ नहीं मूव कर पाएगा और हम भी नहीं उससे हेल्प आउट कर पाएंगे। सॉरी। एंड एक और जो इम्पोर्टेंट चीज मैं मेंशन करती होती हूँ, इट्स मोर ऑफ योर ओन हेल्थ। आप जो केयर गिवर्स हैं या जो सपोर्टिव बीइंग्स हैं या जो सराउंडिंग में इंडिविजुअल अवेलेबल हैं, आप क्या करते हैं कि हम लोग अपने कामों में इतने बिजी होते हैं कि व्हेनेवर वी नीड दे नीड अस, तो हम इतने फ्रस्ट्रेटेड और इतने एग्जॉस्टेड होते हैं कि हम अपनी जो प्रॉपर इनपुट है वो नहीं दे पाते। तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल करें, खुद भी इतने एक्टिव रहें, टेक सम टाइम आउट फॉर योर ओन सेल्फ, खुद को थोड़ा सा अच्छा वक्त दें, रिलैक्स करवाएं, ताकि आप उन एक्टिविटीज में उन लोगों के लिए जिन्हें आपने सुनना है और एडवाइस करना है, उनके लिए जरा एक्टिवली एंड साउंड तरीके से अवेलेबल हों। आई होप दैट वुड बी इनफ फॉर द पीपल लाइक अस जो कि सराउंडिंग में हैं और जिनकी सराउंडिंग में कोई सफर कर रहा। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें बता दिया कि कैसे हम कह सकते हैं कि हु हैज़ अ मेंटल प्रॉब्लम और डिप्रेशन और एंजाइटी। अब मेरा मैम नेक्स्ट सवाल है कि अक्सर आपने सुना होगा कि जनाब सुसाइड हो गया, ही किल्ड हिमसेल्फ, ही शॉट हिमसेल्फ, ही टुक पिल्स, ही स्लिट हिज रिस्ट, मतलब इस तरह की चीज़ें। सो हमें अगर पता है कि बंदे को डिप्रेशन है, बंदा इस एज तक पहुंच गया है, हाउ डू वी हेल्प हिम? हाउ डू वी हेल्प अ पर्सन if he's on the edge of suicide? How do we help a person if it's an emergency? मैम जरा इस पे जरा थोड़ी डिस्कशन करते हैं, हमारी जो ऑडियंस है उसे जरा थोड़ा बहुत ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि what do we do actually if we know it's an emergency and the time is short? Thank you very much. ठीक हो गया। एक जो इम्पोर्टेंट बात है, ये बड़ा अगेन एक एसेंशियल एलिमेंट है, बिकॉज बहुत दफा हमारी सराउंडिंग में लोग पैनिक अटैक्स के शिकार हो रहे होते हैं, या जैसे कुछ सोमैटिक फिट्स टाइप की चीजें होती हैं, आपके मसल्स का स्टिफ हो जाना, और वो कुछ प्रॉब्लम जैसे जो हम देख रहे होते हैं, बट अगेन सोसाइटल कंसर्न्स की आपने बात की और उन पे हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे होते। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एट द मोमेंट व्हाट कुड बी डन इज कि आप पहले तो उस इंडिविजुअल को काम डाउन करें। जो आपका पहला उसके लिए हेल्प आउट करने वाला एक्ट हो सकता है, दैट इज कामिंग हिम और हर सेल्फ डाउन है। इट्स मोर ऑफ कि आप उनको आमतौर पे इन चीजों में इन इश्यूज में शैलो ब्रीदिंग एक्सपीरियंस की जाती है, या जो ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो आप उनको ब्रीदिंग प्रैक्टिस, लाइक इट्स डीप ब्रीदिंग एक टेक्निक है जो बहुत ही सिंपल है। नॉर्मली यू जस्ट नीड टू ब्रीथ इन थ्रू माउथ, take that air inside your body for a while and then breathe out। वो भी आपने ऐसे slowly breathe out करना है, अपने सांस को बाहर निकालना है। that is something कि आप इसको अगर normally भी practice करें, even आपके
हार्ट डिजीजेज एंड ब्लड प्रेशर के लिए इट्स वेरी इफेक्टिव। रिलैक्सेशन टेक्निक के नाम से जानी भी जाती है। अगर आपको किसी को ज्यादा लाइक क्लियर नहीं हो रहा तो आप यूट्यूब से इसको देख भी सकते हैं छोटी सी वीडियो में। सो इसको प्रैक्टिस करवाएं उस इंडिविजुअल को, ताकि उसके वो जो ब्रेन तक ऑक्सीजन जाना और ऑक्सीजन लाइक वो जो ब्रीदिंग है उसकी वो क्लियर होना, दैट वुड हेल्प हिम और हर कि वो थोड़ा सा काम डाउन कर सके। उसके अलावा इट्स लाइक सर्टनली आपको बिकॉज आइडिया नहीं है कि पहले कभी उसके साथ हुआ है या नहीं, तो आप उससे भी पूछ सकते हैं कि कभी पहले ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है तो हाउ यू एक्चुअली हैंडल्ड इट। अदर देन दैट एक और जो इम्पोर्टेंट चीज आई ऑफन यूज टू मेंशन इज कि अगर आप symptoms कोई specific individual bear कर रहा है तो you don't need to work over those symptoms at that particular moment. That is more of कि जैसे अभी muscle stiffness वाला element है, ये कुछ ऐसा है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, but try to be with him or her. उसको अकेले मत छोड़ें। and even अगर कोई ऐसा individual भी है जो कि बेयर कर रहा है इन इश्यूज को, तो उसको भी ये आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है जो कि पहले थोड़ा सा उन्हें आइडिया हो रहा होता है कि आई एम नॉट इन दैट मच गुड सिचुएशन, या इसके बाद मुझे कोई पैनिक अटैक आ जाता है या कुछ, तो वो भी अपने करीब किसी को रखें, बता दें अपने किसी फैमिली मेंबर फ्रेंड जो भी अराउंड है कि थोड़ी देर मेरे साथ रहें, बिकॉज नॉर्मली वो फिर गिरते और डैमेज डिफरेंट टाइप की इंजरीज बेयर करते हैं। सो इस चीज पे थोड़ा सा काम हो सकता है। एंड थर्डली अगर ये फौरन से आपके इन चंद इकदाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर वेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप किसी भी हेल्थ किसी भी जो भी आपके पास हेल्थ प्रैक्टिशनर अवेलेबल एट टाइम उसको कंसल्ट कर सकते हैं। इट वुड बी गुड बिकॉज वो फिर आपको रेकमेंड भी कर देगा, रेफर कर देगा अगर कोई बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो। अदरवाइज विद इन अ फ्यू मिनट्स चीजें थोड़ी सी काम डाउन हो जाती हैं रिलैक्सेशन टेक्निक से और इन सब चीजों से। थैंक यू सो मच मैम, आपने इस पर बात की। अब Thank you मैम so much, हमारे ma'am. सवाल आए हैं ऑडियंस की तरफ से। उरूज सदर का सवाल है कि बेसिकली we begin to appreciate negativity in our life. What is the reason behind it? Is it human nature? आपसे जवाब देते हैं। Is this human nature? She asked this. Yes, she asked if this is human nature. Yaar, I would disagree. पहली तो बात ये कि it's not human nature. You know what? This is all what we are actually practicing. आप लोग जो भी काम करते हो ना यार, it's more of the learned behaviors. What you have learned from your elders, from your surrounding, वही आप practice कर रहे हैं actually. इसीलिए बहुत हद तक हमारा कसूर है हमारे इर्द गिर्द वालों के behaviors को बनाना, उनके concepts को build करने में. So it's not like कि we are inherently negativity appreciator. We are actually on the basis of these experiences we are actually going for that. So इसको बिल्कुल हैंडल किया जा सकता है अपनी प्रेफरेंसेस पॉजिटिव करके, अपनी सराउंडिंग में लोगों की प्रेफरेंसेस पॉजिटिव करके। सो इट्स नॉट लाइक कि वो कोई ऐसा एट्रीब्यूट है कि हम उसे कहें कि हम वैसे ही, हम पॉजिटिविटी अप्रिशिएटर भी बहुत हैं, बस थोड़ा सा उस पर काम करने की जरूरत है। कुछ लोग बहुत ज्यादा ऑल द टाइम बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। सो दैट इज अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स थिंग्स जिसे डेवलप किया जाता है और बड़े आराम से हो जाती है। वेल डन मैम, बिल्कुल आपने ये आंसर बिल्कुल उनकी जो उन्होंने पूछा है बिल्कुल एक्यूरेट आपने बताया। तो इसी चीज़ को अब थोड़ा आगे कंटिन्यू करके इस पर मजीद बात करते हैं, कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। बेसिकली पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो है वो हमारे जो अनहेल्दी डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे रेलिवेंट होते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि व्हाट इज अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर इस सारे सिनेरियो में पर्टिकुलर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज कुछ कहिएगा जरूर। जी शफक, personality पहले तो I would like to talk about it's more of the trait, the composite of a few traits, and traits भी वही जिन्हें हम recurrent and persistent कहते हैं। Like over the period of time आप एक मिजाज डेवलप कर लेते हैं, आप एक type of personality डेवलप कर लेते हैं जो कि कुछ typical traits पे, कुछ basic attributes पे डिपेंडेंट और आई मस्ट से कंप्राइज्ड ऑफ होती है। अब जैसे कि कुछ ये एज पर अगर मैं ये बताऊं कि व्हाट आर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, तो इट्स एक्चुअली अ डिसफंक्शनल पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स दैट आर in terms of two basic categorization, in terms of your own self, your own personality, जिसे आप intrapersonal context कह सकते हैं, जैसे कि आपकी सेल्फ बहुत इगोइस्टिक होना, या फिर जैसे हाई सेल्फ एस्टीम, जिसे हम हाई सेल्फ एस्टीम इज मोर ऑफ लाइक आप सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश अप्रोचेस की तरफ जा रहे हैं।
these sort of attributes जिन्हें normally हम अपने normative standards में इतना acceptable नहीं समझते, अगर ये personal level पे भी exist कर रहे हैं और interpersonal level पे भी, interpersonal level पे it's more of कि lack of empathy and guilt और remorse type की चीजें जिन्हें हम लोग ये ही consider करते हैं कि these are more of कि आपने आपकी normally culturally approved behavior नहीं है, ये normative behaviors नहीं है, ये damaging और harming others वाले attributes हैं. So इनको मैं अगर as per a typical term बोलूं तो pathological personality traits हैं actually, जिनकी presence की वजह से और जिनके होने की वजह से आपकी ओवरऑल फंक्शनिंग अगर डिस्टर्ब हो रही है और टाइम पीरियड अगेन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है, दैट इज जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप किसी न किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, किसी न किसी, आई मीन टू से देयर आर डिफरेंट टाइप्स, कुछ ऑड एंड एसेंट्रिक बिहेवियर्स में कैटेगराइजेशन हुई हुई है. जैसे मैंने कहा कि आप बहुत सेल्फ लवर हैं, बहुत नार्सिसिस्ट हैं, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर हम जिसे कह रहे होते हैं. उसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंस वाला एलिमेंट आ रहा होता है, जिसमें आप मोस्ट ऑफ द टाइम बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, इमोशनल डिस्ट्रक्शन जिसमें आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. एंड थर्डली आपके पास एंशियस डिस्ट्रेस वाले जो कि अवॉइडेंट एंड डिपेंडेंट पर्सनालिटीज होती हैं. अगेन ये जो डिपेंडेंसी या अवॉइडेंस बिहेवियर है, ये जो भी मैंने अभी ऑड एंड एसेंट्रिक बिहेवियर्स कहे, अगर ये across different dimensions आपकी overall functioning को disturb कर रही हैं and एक extended time period के लिए कर रहे हैं, then you can go for the diagnosis of the, personality disorders. अब other than that सिर्फ ये attributes होना वो तो हम में से सब में थोड़े बहुत होते ही हैं, सिर्फ ये वो pathological personality traits का होना, जब वो बहुत extensive level के हो जाते हैं और हर level of आपकी work place को भी, आपकी interpersonal functioning को भी disturb करते हैं, तो फिर हम disorder की categorization की तरफ जाते हैं. थैंक यू सो मच मैम. आपने हमें ये बताया है कि क्या चीज़ बेसिकली सेक्शन होती है कि किस सूरत में पेशेंट्स को हमें मेंटल वार्ड जो एक प्रॉपर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट है उसमें सबमिट करवाना चाहिए. बिफोर आई गो ऑन विद माय नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन बाय मलिक अली अयूब. Does depression cause Bell's palsy or cause damage to our nerve system? Depression cause? Does depression cause Bell's palsy or cause damage to our nerve system? Nerve system तक का तो it's more of आपके पास depression is more आपके पास chemical imbalance की जो हम बात कर रहे हैं, सिर्फ damages की तरफ तो हम ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे. It's more of कि आपके पास certain सिर्फ imbalance है कुछ chemicals का, ups and downs हैं. It's not like कि कुछ neural circuit break हो गया है, लेकिन वो डैमेजेस भी हम थोड़ी सी, जैसे एंटी डिप्रेसेंट हैं, कुछ मेडिकेशन से हम उन्हें नॉर्मल कर सकते हैं. सो इट्स नॉट लाइक कि कोई ब्रेन का सर्किट डैमेज हो जाएगा, कोई ऐसी न्यूरल पाल्सी की अगर आप बात करें, ऐसी कोई जो नॉर्मली आपके ऑटिस्टिक एंड ऐसे डिसऑर्डर्स में आ रहे होते हैं, वो चीजें डिप्रेशन का एसेज हम नहीं कह सकते कि दैट इज एक्चुअली डिप्रेशन इज कॉजिंग इट आउट. इट कुड बी अ कोमॉर्बिड फीचर कि किसी और स्पेसिफिक, जैसे मैंने कहा ऑटिज्म इटसेल्फ एक डिसऑर्डर है, उसके साथ ये एग्जिस्ट कर रहा है सेरेब्रल पाल्सी या कोई ऐसी चीज, देन यू कुड से दैट कि ये एज इन कोमॉर्बिडिटी डिप्रेशन भी था एक फीचर, बट इट्स नॉट एज सच अ कॉज. थैंक यू सो मच मैम. इसके साथ साथ मैं ये, मेरा अगला सवाल है कि व्हाट इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? इज इट समथिंग, इज इट पर्सनैलिटी अ जेनेटिक डिसऑर्डर? क्या ये जेनेटिक्स की जीन्स की वजह से है? क्या ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है? क्या चीज़ें इसमें फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करती हैं? इसके अलावा क्या एक बंदा नॉर्मल बिहेव कर सकता है विद अ स्प्लिट पर्सनैलिटी? कैंडी मैम इस पर जरा बात करें. पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जैसे मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि हैं कौन से, अगर हम उनके कॉजेस की तरफ जाए ना तो दैट इज मोर ऑफ, जैसे हमने पहले बात की कि इट्स लाइक आपके यहाँ कुछ थोड़ी सी जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ पर्सनालिटी जो आपके ट्रेट्स हैं, वो ऐसा हो सकता है कि आपने इनहेरिट किए हों, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लर्न्ड टेंडेंसीज हैं. आपने सराउंडिंग से, आपके इर्द गिर्द सारे ही एग्रेसिव थे, सारे ही लोग जो हैं वो सेल्फ सेंटर्ड थे, या वो एक्चुअली अप्रिशिएट करते थे. यू हैव एक्चुअली, अगर वो आपकी पर्सनालिटी का कोई कंपोजिट था भी, तो आपने उससे ज्यादा एक्सपीरियंस कर लिया, आपको एक्सपोजर, उस एट्रीब्यूट का एक्सपोजर मिल गया, तो दैट इज नाउ द पार्ट ऑफ
दैट पर्टिकुलर टाइप जिसे हमने आमतौर पे डायग्नोसिस की तरफ चले गए. सो इट्स नॉट ओनली कि आप सिर्फ जेनेटिक्स को कहें और सिर्फ एनवायरनमेंट भी नहीं हो सकती. बहुत सारी सिचुएशन में इट्स लाइक वो जो ट्रेट्स आपने इनहेरिट किए हुए थे कुछ स्पेसिफिक, उनकी बस उनको एक्सेप्टेंस मिल गई, उनको एनवायरनमेंट मिल गई टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो आप नॉर्मली ऐसे डिसऑर्डर्स की तरफ जा रहे होते हैं. सेकेंड पार्ट वॉज अबाउट, अच्छा, स्प्लिट पर्सनालिटी के साथ आप नॉर्मल रूटीन, अच्छा, इट्स लाइक अगेन आपके यहाँ द पर्सन इज एक्चुअली सर्टनली इन अ कंडीशन कि ही और शी इज नॉट अवेयर ऑफ के वो कोई दो डिफरेंट सिचुएशंस में जा रहा है. मसला ये है कि जब आपने डायग्नोसिस दे दिया है ना, तो द रीजन है इसके बंदे की फंक्शनिंग डिस्टर्ब है, फंक्शनिंग इन ऑल डोमेन्स. फिर आप उसे नॉर्मल वाली सिचुएशन में ऐसे नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि यार वो नॉर्मली बिहेव कर सकता है. इट्स लाइक कि वो फेजेस में एक नॉर्मल सा आपको दिख रहा है और उसको खुद भी लग रहा है कि वो परफेक्टली फाइन है दो डिफरेंट पर्सनालिटीज के साथ या मोर देन दैट के साथ, बट एक्चुअली वो सफर तो कर रहा है. प्रॉब्लम इज एग्जिस्टिंग जिसको हमने प्रॉपर ओवरऑल फंक्शनिंग की बेसिस पे ही डायग्नोसिस दिया. जी मैम, थैंक यू सो मच. आप इतने अच्छे से हमें ब्रीफ कर रही हैं और होपफुली जो हमारे साथ साथ हमारी ऑडियंस हमें कमेंट्स कर रही है और उनके आंसर्स भी आप इतने अच्छे से कर रही हैं. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. एक टर्म है जो कि PTSD, उसके बारे में जानना चाहूंगी. वैसे तो हम आम लैंग्वेज में बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन उनको डेप्थ में जानना एक पर्टिकुलर पर्सन ही बता सकता है, जैसे कि आप हमें इतने अच्छे तरीके से गाइड कर रही हैं. तो इसकी तरफ जाते हैं कि व्हाट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. इसके बारे में आप हमें जरा ब्रीफ करें ताकि अच्छे से और ज्यादा समझ आ जाए. ठीक. Shafak, post-traumatic stress disorder is actually you have experienced a certain sort of trauma, and after that you have developed a disorder. Again, the problem is it's like the trauma is over, things are quite normal, and you are in normal situation. You are experiencing a very stressed or frightened sort of situation. Even there is no harm, there is no trauma in your surroundings. अब अगेन द प्रॉब्लम इज कि इट कुड बी आपके पास कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, एंड उन सिम्टम्स को आप विद इन 3 months आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रॉमा, विद इन 3 months भी डेवलप कर सकते हैं. और बहुत दफा ऐसा होता है कि आफ्टर ईयर्स लोग जाके इसे डेवलप करते हैं. सो द पॉइंट इज कि यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड इट ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्यू सिम्टम्स. लाइक आपके पास कुछ री एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स होते हैं, लाइक आप उसको डिफरेंट टाइप के फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं उसी ट्रॉमेटिक इवेंट के, आपको नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं उस ट्रॉमेटिक इवेंट से रिलेटेड. उसके अलावा सेकंड जो क्राइटेरिया या एलिमेंट हम देख सकते हैं, दैट इज द अवॉइडेंट सिम्टम्स. these are more of कि आप avoidant हो जाते हैं in terms of the places and the objects which are associated or could be somehow familiar and associated with that particular trauma. And secondly, आपके interpersonal relations damage हो जाते हैं, आप वहां पे भी avoidant and withdrawal, social withdrawal को experience कर रहे होते हैं. तीसरा जो element इसमें देखा जा सकता है, that is more of आपके पास जो arousal and reactivity होती है. Again, जब मैं अराउजल या रिएक्टिविटी की बात करती हूँ तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ थिंग जिसमें आपकी स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हुए हैं, आपको नींद ही नहीं आती है, या फिर आपके पास वो जो एंगर आउटबर्स्ट है, इरिटेबिलिटी है, बेचैनी और इस्तराब जिसे आप बाहर के लोगों तक भी ओवर्टली एग्रेसिवली पहुंचा रहे हैं. एंड लास्टली आपकी कॉग्निटिव एंड मूड इश्यूज, कॉग्निटिव डिस्ट्रप्शंस. लाइक कॉग्निटिव डिस्ट्रप्शन जैसे मैंने पहले कहा, थिंकिंग पैटर्न्स, आपको वो जो सेल्फ ब्लेमिंग एंड गिल्ट वाला एलिमेंट है वो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. फॉर इंस्टेंस आपकी किसी लव्ड वन का वो सडन डेथ थी जो कि ट्रॉमा था, तो आप उस पर खुद को ब्लेम कर रहे होते हो. सो ऑल दीज एलिमेंट्स. और इसी तरह जैसे मूड की हमने बात की, डाउन मूड आपका, एंड आपका वही जो इंटरेस्ट नॉर्मल रूटीन में था वो नहीं है अब जो उन्हीं एक्टिविटीज में. सो दीज ऑल आर द अराउंड 4 dimensions जिसके अकॉर्डिंग हम देख के इन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं. एंड ड्यूरेशन, अगेन एज आई मेंशन दैट इट कुड बी विद इन अ 3 months आप ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करने लग जाएं, और इवन आफ्टर अ ईयर आप ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करने लग जाएं. दैट होल सिचुएशन ऑफ बीइंग स्ट्रेस्ड एंड फ्राइटेंड even in normal condition, the trauma is over and you're experiencing these negativities, is actually comprised of post-traumatic stress disorder.
थैंक यू सो मच मैम। आपने हमें इतना डिटेल में बताया कि पीटीएसडी क्या होता है, कि बेसिकली व्हाट इज़ द मेन रिएक्शन बिहाइंड द होल प्रोसेस। मैम मेरा अगला सवाल है कि आपने अक्सर हम सुनते हैं जनाब ही इज़ ऑन हैप्पी पिल्स, ही इज़ यूजिंग डिफरेंट रिक्रिएशनल ड्रग्स, ही इज़ ऑन मेडिकेशन, और बड़ी इस तरह की हमें चीज़ें सुनाई देती हैं। तो इन योर ओपिनियन, इन योर एक्सपीरियंस, is using drugs a better alternative than therapy, or should we use therapy as the first option? जरा मैम जरा इसमें जरा बता दें। तो अब पता क्या है, एक्चुअली आपकी ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स है ना, इनको आप सिर्फ मेडिसिन से नहीं ठीक कर सकते, ड्रग्स से नहीं ठीक कर सकते। इसी तरह सिर्फ थेरेपी, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें आपको अगर कॉम्बिनेशन मिल जाए ना मेडिसिन एंड थेरेपी का, पर्टिकुलरली अगर हम डिप्रेशन की बात कर रहे हो, तो आप एंटी डिप्रेसेंट हमें देनी पड़ती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम टू मेक पर्सन एबल कि वो हमें थेरेपी के लिए ज्वाइन कर सके। सो इट्स मोर ऑफ कि आपने इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जैसे इवन सब्सटेंस अब्यूज का कोई पेशेंट है तो उसके लिए हमें मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ता है पहले। वो जो स्टमक इंटॉक्सिकेशन वाले जो इश्यूज हैं या जो उसके डिपेंडेंस के इश्यूज हैं उनको पहले हैंडल करने के लिए हमें मेडिकेशन को भी साथ साथ रखना पड़ता है, देन यू कैन गो फॉर दैट ट्रीटमेंट प्लान जो कि थेरेप्यूटिक बेस्ड होता है। इसी तरह लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे एंजाइटी है या कुछ और ऐसी चीजें जिनको आप सिर्फ थेरेपी के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं। सो अगेन इट्स जो इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है वो एक तो नेचर ऑफ प्रॉब्लम बड़ी इम्पोर्टेंट होती है बिफोर डिसाइडिंग कि आपने सिर्फ मेडिसिन लेनी है या सिर्फ थेरेपी देनी है या दोनों की तरफ जाना है, एंड दी टाइप ऑफ इंडिविजुअल। कुछ चीजें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी हमें प्लान करनी पड़ती हैं, कुछ थेरेपीज कुछ मेडिसिन एक टिपिकल टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए सूटेबल होती हैं, दूसरों के लिए हमें वही अपना ट्रीटमेंट प्लान बदलना पड़ता है। बट ऑन द होल इफ एज आई मेंशन दैट अ फ्यू डिसऑर्डर रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, आपको ड्रग्स और मेडिकेशन का भी यूज करना पड़ता है और आपको थेरेपी भी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। बट फॉर अ फ्यू यू कैन ओनली गो फॉर, और टिपिकली अगर आपके पास कोई ऐसा इशू जो आपके एडजस्टमेंट इश्यूज हैं, फेमिलियल एडजस्टमेंट से रिलेटेड, एजुकेशनल एडजस्टमेंट से रिलेटेड, ऐसे कोई एलिमेंट है मैरिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड, देन यू कैन ओनली गो फॉर काउंसलिंग और ओनली थेरेपी। बट अदरवाइज जैसे मैंने डिप्रेशन की बात की, सब्सटेंस अब्यूज की बात की, तो इन केसेस में आपको मेडिसिन के साथ साथ थेरेपी दोनों को, लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन टाइप चीज जो ज्यादा फेवरेबल मानी जाती है। बहुत सारी रिसर्च एविडेंसेस भी इस चीज को बहुत इंडोर्स कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन इज मोर सूटेबल। थैंक यू सो मच मैम। आज का जो हमने जितने भी क्वेश्चन पूछे वो बहुत लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हमें जो है अब आपको बहुत थैंकफुल है हम लोग कि आपने इतने अच्छे हमें आंसर्स दिए, और बहुत सारे हमें अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और इवन के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उस पर भी आपने आंसर दिए। और होपफुली के नेक्स्ट सेशन में जब इस तरह का कोई प्रोग्राम हम करेंगे नेक्स्ट, फिर इंशाल्लाह आपको जरूर इन्वाइट करेंगे। सो ओवर टू यू तराब। Thank you so much, Shafaq. Baki, ma'am, I would first of all like to thank our guest, Ma'am Mariam Khan. Thank you so much for being us here with today. आपने एक बड़ा आज इन्फॉर्मेटिव सेशन लगा, आज बहुत सवाल थे, काफ़ी आपने क्लैरिफाई किए मिसकंसेप्शन जो हमारे लोग में होती है। Secondly, I would like to thank my co-host Shafaq. Thank you for being there, being a support. And before I end this session, just a reminder to all of us, all of my audience, please stay at home, wear a mask, and please follow SOPs. At the end, Turab, I would like to say something for our very respected Sir Tala Ahmed, lab engineer of Capital University of Science and Technology. उन्होंने इस ओवरऑल सेशन में हमारे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया हमें, और क्रिएटिव और टेक्निकल हमारे हेड है, मेंबर हैं कैपिटल मीडिया क्लब के, उनके हम बहुत थैंकफुल है। ओवरऑल इस सेशन में उनका बहुत ज़्यादा मेन रोल रहा है। थैंक यू सो मच सर तलहा अहमद। और इसके साथ साथ हमारे सीएमसी के हेड हैं हमारे सर उस्मान फारूकी, उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट रही, और आज हमारा फर्स्ट सेशन लाइव रहा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और मैम आपको भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया प्रोग्राम में आप आए, इंशाल्लाह फिर से आपको अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे, मौका देंगे आपको इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you so much, Shafaq and Turab. Thank you so much. It was so amazing talking with you all. I hope it would work for others as well. Thank you so much. Thank you much.
Looking forward to having the next session on Monday, inshallah, evening at 8 p.m. With that, Allah Hafiz. Thank you.